अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के इस कार्यक्रम में। अधिक पैदावार हेतु सोयाबीन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। सब्जियों की स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए प्रो ट्रे विधि से नर्सरी तैयार करने पर जानकारी। नींबू के बाग को नुकसान पहुंचाने वाले कीट रोग तथा उनका नियंत्रण। हमारे प्रदेश में सोयाबीन की खेती व्यापक क्षेत्र में की जाती है और जो किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं उनकी फसल बुआई के समय अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है और इस फसल से आगे चलकर अधिक पैदावार मिले, इसके लिए इस समय कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी है। तो कौन कौन से हैं ये कार्य, किसान इन्हें किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सिंह से। मेरे प्रिय किसान भाइयों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लगभग हमारे जो किसान भाई हैं सब लोगों ने सोयाबीन की बुआई है पूरा कंप्लीट कर लिया है। हम अनुमान ये लगा रहे हैं कि लगभग महीने भर, लगभग 30 दिन की फसल आपकी हो गई होगी। जो सबसे बड़ी समस्या अभी बन रही है वो बन रही है आपकी खरपतवार की। तो खरपतवार के लिए बहुत पहले से किसान भाई मैनुअल अपना भाइयों को लगा करके या मजदूरों को लगा करके अपने निदाई कराता था, लेकिन अब चूंकि मिल नहीं रहे हैं, मजदूर मिल नहीं रहे हैं और मजदूरों के दाम बहुत बढ़ गए, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है रासायनिक तरीका, जिनको अपना करके हम अपनी फसल को बचा भी सकते हैं और उसका ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अभी तक जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता रहा है वो है इमिजाथापर। लगभग लोगों ने यूज किया है। जितना रिकमेंडेड डोज है, अगर 1 ml पर लीटर के हिसाब से अगर इमिजाथापर का डोज यदि है तो आप 1 ml ही दें और ध्यान ये दें कि आप उसको डालते आगे की तरफ बढ़ें, फुहारे तक पूरे पत्तियों तक पहुंचता चला जाए। और ध्यान दें कभी भी उसका जो नोजल है वो नोजल फुहारे का कभी भी जमीन पर न पड़े, वो घास पे पड़ना चाहिए आपका। और हमने जो देखा कि इस रसायन के उपयोग से लगभग मोथा प्रजाति को छोड़ करके लगभग सब खत्म हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। दूसरी इसी में एक कॉम्बिनेशन है आपका ये प्रोपिक्यूजाफाप और प्लस आपका इमिजाथापर। इन दोनों के जो डोज आ गए इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो गया। तो किसान भाइयों से अनुरोध ये भी है कि बाजार में हो जाएं और इस तरह की दवाएं यदि जिनमें दोनों कॉम्बिनेशन है इनको लें, तो इनसे क्या होता है कि मूथा वाले जो हैं उनमें भी बहुत सारा असर पहुंच जाता है, जिससे इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है और कचड़े बहुत ज्यादा साफ हो जाते हैं और किसान को एक लाभ मिलता है। खरीफ मौसम की फसल होने की वजह से सामान्यतः सोयाबीन की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और फलियों में दाना भरते समय अर्थात सितंबर महीने में यदि खेत में नमी पर्याप्त ना हो तो आवश्यकता अनुसार 1 या 2 हल्की सिंचाई करना सोयाबीन की फसल से अधिक उत्पादन लेने हेतु लाभदायक होता है। और अगर ज्यादा बारिश होती है तो ऐसी दशा में खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। अब तीसरी बात जो आती है वो आती है जल प्रबंधन की। तो हम बता दें आपको,
अधिकतर किसान भाई जो खेती करते हैं वो हमेशा सोयाबीन की खेती ऐसे एरिया में ही करते हैं जहां पर कि पानी ज्यादा न लगे और पानी यदि बरसे भी तो पानी निकल जाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी एरियाज हैं जहां पर कि पानी लगता है। तो अब हमारा आपसे किसानों के लिए सजेशन यही है कि यदि ऐसे एरियाज में आपने अपनी फसल बो दी है जहां पर पानी लगने के चांसेस हैं, तो आप मान के चलें कि ये जो समय है आपका सबसे क्रूशियल समय है पानी से निकालने का। ये भी क्योंकि 30 दिन के पौधे है तो 30 दिन के पौधों को पानी बहुत ज्यादा नुकसान करता है, इसीलिए आप छोटी सी नाली बना करके खेत से अपना पानी बाहर निकाल दें, अन्यथा आपका पूरी फसल चौपट हो सकती है। आज के समय में सोयाबीन की फसल भी कीटों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में जरूरत है कि किसान भाई इसमें लगने वाले कीटों को सही पहचान करके समय पर इनका नियंत्रण करें। अब बात आती है कि किसान भाई अपने स्तर पर कम खर्च में इन कीटों का नियंत्रण किस तरह से करें, इस बारे में जानते हैं। दूसरी बात हम करते हैं आपका कीटनाशकों का। ये चूंकि कोमल पत्तियां हैं, लगभग 25 दिन 26 दिन 30 दिन के आपके पौधे हैं, तो इन पे 1000 तरह के कीट लगते। पत्तियां चौड़ी होने के कारण इस पे कीड़ों को छुपने में भी आसानी होती है। हमारे 8 दिन 7 दिन का पौधे होते होते बहुत सारे कीड़े पूरे पत्तों को छेद कर देते हैं, जिनसे क्या होती है कि ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं और हमारी पौधे की जो बढ़वार है वो भी हमेशा कम होती है। तो आपके लिए इस टाइम में सबसे सस्ता और सबसे कारगर जो उपाय है वो उपाय है आपका क्लोरोपायरीफास का। आप क्लोरोपायरीफास 1 ml चाहे 50 cc का हो, आप 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसको आप प्रयोग करें। और प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे कि लगभग पूरे आपके जितने भी कीड़े हैं वो सारे कीड़े आपको मर जाते हैं। और पत्तियां जितनी भी अगर कहीं छेद भी आपको दिखते हैं तो 5 से 6 दिन बाद आपको कोई भी छेद उसमें नहीं दिखेगा। किसान भाई, एक चीज हम आपको यहाँ और बताना चाहेंगे, यही दवा दोबारा आप 7 से 8 दिन के अंतराल पर फिर से रिपीट करें उतने ही डोज का। इससे क्या होता है कि पहले तो जो इल्लियां थी वो मर गई थी पहले छिड़काव में। दूसरे में क्या होता है कि अगर उसके अंडे एक्स कहीं अगर छिपे हैं और उनसे यदि लार्वे यदि निकलते हैं, यदि इल्लियां निकलती हैं, तो दूसरे छिड़काव में ये भी पूरे मर जाते हैं। कि कुछ ऐसे कीड़े हैं जो कि क्या करते हैं, पूरी पत्तियों को चलनी कर देते। हम लोग उसको बिहार हेरी कैटरपिलर भी बोलते हैं। आप देखेंगे खेत में जाएंगे तो कुछ आज आप गए हैं तो एक भी नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरे दिन जाएंगे तो पूरे कहीं कहीं लगता है पूरा पौधा सफेद सफेद खड़ा है आपका। तो ये सफेद पौधा खड़ा होने का मतलब यही हो गया कि इसका मतलब कि उसके लार्वे इतने ज्यादा हैं, इतनी संख्या में होते हैं कि पूरे पत्ते को चट कर जाते हैं एक रात में वो। और इसका क्या होता है कि पूरी इसकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ती है कि आप अगर सही समय पे यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो पूरी फसल चौपट हो सकती है। इसके लिए आपका सबसे सरल बायोलॉजिकल ढंग से हम लोग बनाते हैं, प्राकृतिक ढंग से एक प्लास्टिक की बोरी लेकर के अब खेत में घूमना शुरू कर दें। आप देख लें कि एक पत्ती भी यदि सफेद है तो उसको क्या करें, पूरे पौधे को उखाड़ लें आप, या तो पूरी पत्ती को तोड़ लें जिसपे कीड़े हैं और बोरी में आप रखते चले जाएं। ऐसे ही 2 से 3 दिन आप पूरे खेत में घूम लें और उसके बाद जितने भी आपके कीड़े वाले जो पौधे मिलते हैं उसको एक छोटा सा गड्ढा खोद करके उसको गड़ा दें भीतर, जिससे उसके जो लार्वी है बाहर नहीं निकले, एडल्ट नहीं बन पाएंगे, तो उनकी जो प्रोजनी आगे नहीं बढ़ती है। तो एक छोटा सा तरीका यह है, इनके थ्रू भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों आपसे अनुरोध है कि जितनी बातें मैंने आपको आज सोयाबीन के समसामयिकी और रख रखाव प्रबंधन में जो भी मैंने आपकी बातें की, यदि इन बातों के यदि आप ध्यान देंगे तो आपकी फसल से आप अपनी फसल से मुनाफा अवश्य ही पाएंगे। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई सब्जियों की खेती के लिए नर्सरी डालना चाहते हैं, यदि वे चाहे तो प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करके स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं। तो आप किस तरह से करें सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार, आइए जानते हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शुचि गंगवार से। हम एक नई तकनीक है जिसको हम पोट्रे या प्लग ट्रे कहते हैं, उसमें नर्सरी का उत्पादन किस तरीके से करते हैं, पौधे किस तरीके से तैयार करते हैं की चर्चा करेंगे। प्लास्टिक प्रो ट्रे में सब्जियों की नर्सरी पौध तैयार करने की तकनीक। इस तकनीक द्वारा सब्जियों की पौध को तैयार करने के लिए प्लास्टिक की खानेदार ट्रे का प्रयोग करते हैं। प्रो ट्रे के खाने शंकु आकार के होने चाहिए, क्योंकि ऐसे खानों में पौधे की जड़ों का समुचित विकास होता है। टमाटर, बैंगन और समस्त बेल वाली सब्जियों के लिए 15 से 20 घन सेंटीमीटर आकार के खानों वाली ट्रे का प्रयोग होता है, जबकि शिमला मिर्च,
फूल गोभी वर्ग की सभी सब्जियों को 8 से 10 घन सेंटीमीटर आकार के खानों वाली ट्रे उपयुक्त रहती है। इस विधि में पौध को भूरहित माध्यम में उगाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो पोट्रे है प्लास्टिक की बनी हुई होती है, इसको प्लग ट्रे भी कहते हैं। ये आपका जो है 50 खंड से लेकर जो है 98 खंड तक के आते हैं। इस पोट्रे में नीचे जो है छेद बने होते हैं, जिससे कि जो है पानी जो है इसमें इकट्ठा नहीं हो पाता है और नीचे से निकल जाता है। पौधों की जड़ें बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ करती हैं। इसके लिए जो है छोटे छोटे सीड होता है, जैसे टमाटर हुआ, अपना कैप्सिकम हुआ, चिली हुआ, बैगन हुआ, उसके लिए हम 98 खंड वाली पोट्रे का इस्तेमाल करते हैं। जिसके बीज बड़े होते हैं, जैसे पपीता हुआ, लौकी हुआ, ककड़िया, उसके लिए हम बड़ी खंड वाली पोट्रे का यूज़ करते हैं। अब इस पोट्रे में भरने के लिए हम जो है सॉइललेस मीडिया का यूज़ करते हैं। इसमें जो मीडिया बना हुआ है कोकोपीट का बना हुआ है, वर्मिकुलाइट और परलाइट का बना हुआ है। ये 3 मिक्सचर का बना हुआ होता है। 3 किलो अगर हमारा कोकोपीट होगा और 1-1 किलो हमारा वर्मिकुलाइट और परलाइट होगा। किसान भाइयों, अगर हमें वर्मिकुलाइट और परलाइट अगर नहीं मिल रहा है तो हम 3 रेशो कोकोपीट का और 1 रेशो हमको वर्मी कंपोस्ट का लेते हैं। इसके लिए हम 3 किलो कोकोपीट लेंगे और 1 किलो वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर मिक्सचर में भरेंगे। ये जो पोट्रे होती है इसमें 1 किलो से लेकर 1.25 किलो तक का मिक्सचर आता है। हम तीनों का मिश्रण तैयार करेंगे। तीनों के मिश्रण को हम अच्छे से प्लेट में भर देंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे एक उंगली से छेद करेंगे, हल्का सा छेद करेंगे, हमें ज़्यादा छेद नहीं करना है। फिर एक बीज हमको डालना है। एक बीज डालने के बाद हमें फिर से मटेरियल से कवर करना है। फिर हमको इन ट्रे को छायादार स्थान पे 8-10 ट्रे को एक के ऊपर एक करके रखना है। ऊपर से हमको बहुत मोटी पॉलीथीन कम से कम 100 माइक्रोन से इसको कवर करना है, जिससे कि अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाए और इसमें जो पौधों का जर्मिनेशन है जल्दी से आ जाए। 3 से 4 दिनों में पौधों को जर्मिनेशन आ जाता है। 3 से 4 दिनों में जब पौधे का जर्मिनेशन आ जाए तब इसको हम उठा के किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। इन पोट्रे की व्यवस्था ये होती है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पौधों की दूरी उचित बनी हुई है, तो इसमें पौधों की बढ़वार के लिए अच्छी उसमें वृद्धि की अवस्थाएं मिल रही हैं। और इस ट्रे को अगर ज़्यादा बारिश हो रही है या ज़्यादा धूप पड़ रही हो तो हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी इसको कर सकते हैं। जो पौधे हैं ये 30 से 35 दिनों में तैयार हो जाते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है जिस दिन हमको ट्रांसप्लांटिंग करनी हो उस दिन हमको इसके स्टेम से पौधे को उखाड़ लेना है और बिल्कुल भी उस दिन पानी नहीं देना है। ये जितना भी मटेरियल होगा आपका जो है इसमें पूरा चिपक के आ जाएगा और हमें इसमें पौधों को खेत में अपने ट्रांसप्लांटिंग करनी है। इस पौध उत्पादन तकनीक को लघु उद्योग के रूप में अपनाया जा सकता है। प्रो ट्रे तकनीक से पौध तैयार करने के अनेक लाभ हैं। पौध भूजनित रोगों से मुक्त होता है। 100% विषाणु रोग रहित पौध की प्राप्ति होती है। बेमौसमी पौध तैयार करना संभव। कम क्षेत्र में अधिक पौध तैयार करना संभव व 1 वर्ष में 5-6 बार पौध तैयार की जा सकती है। पौध को ट्रे सहित दूर स्थानों तक ले जाने में आसानी होती है। ऐसी सब्जियां जिनकी परंपरागत विधि से पौध तैयार करना संभव नहीं, जैसे बेल वाली सब्जियां का भी पौध तैयार किया जा सकता है। पौध की बढ़वार एक समान होती है। पौध तैयार कर बेचने का व्यवसाय किया जा सकता है। पौध तैयार करने की अवधि निश्चित है, जो लगभग 25 से 30 दिन होती है। ये तकनीक सामान्य एवं संकर किस्मों के बीज उत्पादन में बेहद उपयोगी है। अब हम लाभ बता रहे हैं। इसके लाभ ये है, एक तो आप जो भी महंगे बीज, सब्जियों के बीज हाइब्रिड बहुत ही महंगे आते हैं, संकर बीज होते हैं बहुत ही महंगे आते हैं। एक तो उससे आपको खर्चा उसका बच जाता है। आप ये देख रहे हैं इसमें 95% आपका जर्मिनेशन आपको कम से कम दिख रहा है। इसमें आपका अंकुरण अच्छा आता है, पौधों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है, खरपतवार नियंत्रण रहता है, रोग डिसीज की कोई समस्या नहीं रहती है। तो वो लोग भी इसको एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर भी इसको खेती कर सकते हैं और अपना मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में नींबू की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इन बागों में कई तरह के कीट एवं रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिनका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो नींबू के बाग को भारी क्षति होगी। तो आप इस नुकसान से बचने के लिए कीट एवं रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिमन्यु यादव।
किसान भाइयों के खेत में इस समय तमाम तरह के नींबू पौधों पर रोग और कीड़े लगने की संभावना है और इन रोग और कीड़ों से बचाव करना बहुत ज़रूरी होता है। और इन कीट में से एक सिट्रस साइला नामक कीट होता है जो छोटे लगभग आधा सेंटीमीटर भूरे रंग का होता है, जो अधिक संख्या में नींबू की पत्तियों की निचली सतहों पर शरीर के पिछले भाग को उठा करके चिपके होते हैं और ये छोटे छोटे कीट पत्तियों का रस चूसते हैं तथा नई नई कोपलें जो होती हैं उनका रस चूस करके पौधों की पत्तियों को बर्बाद करते हैं, जिससे कि नई कोपलें और नई पत्तियां नष्ट हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं। यह पत्तियों पर एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ता है जिसमें काली फफूंदी उगती है, जिसके कारण से पौधों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती और अच्छा कार्य न कर पाने के कारण से पौधे कमज़ोर कर देती हैं। यह कीट विशेष तौर से जुलाई अगस्त में अधिक लगता है, जिसके प्रबंधन करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो रस चूस नाशक दवाइयाँ जैसे डाइमेथोएट है, डाइमेथोएट 30 EC की 2 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसी तरह से दूसरी दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इमिडाक्लोरपिड कहलाती है। इसकी 1 ml मात्रा लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तो सिट्रस साइला या इसी तरह के जो और लेमन फ्लाई या बटरफ्लाई करके होती हैं या पत्ती सुरंगक कीट होता है, उनका सबका प्रबंधन हो जाता है। जो दूसरी समस्या होती है वो नींबू का कैंकर रोग या खर्रा रोग कहलाता है। यह जीवाणु के कारण से बीमारी होती है जो सर्वप्रथम पत्तियों में शुरू होती है। पत्तियों में खुरदुरा और भूरे रंग का धब्बे बनते हैं जो धीरे धीरे पत्तियों से टहनियों में और यहाँ तक कि पूरे पौधे पर हो जाता है। रोग के उग्र रूप धारण के पश्चात इस बीमारी से पूरे पौधे हमारे सूख जाते हैं और फलों में भी ये बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं। और इस रोग के प्रबंधन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्टेप्टोसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक दवा होती है उसकी 200 ppm दवा का छिड़काव करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक दवा आती है, उसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तथा रोगी पौधों की जो पत्तियां हैं, फल हैं या जो सूखे भाग हैं उनको सभी को एकत्र करके किसी गड्ढे में जला देना चाहिए या दबा देना चाहिए, जिससे कि ये रोग ना फैले। इसी तरह से एक जो अन्य बीमारी लगती है वो लगती है डाईबैक, जिसको उल्टा सूखा रोग भी कहते हैं। ये विशेष तौर से पोषक तत्वों की अधिकता या कमी के कारण से होती है। किसान भाइयों, ये रोग शाखाओं को प्रभावित करता है। रोगी शाखाएं ऊपर से लेकर नीचे की ओर सूखने लगती हैं और ये ऊपर से नीचे की ओर सूखने की प्रक्रिया पीली होकर सूखती एवं गिरती हुई पत्तियों एवं तने पर गोंद के निर्माण के साथ बढ़ती जाती है और रोग की उग्रता होने पर संपूर्ण पौधा सूख जाता है। इसलिए नींबू के बाग में इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही आप इसका नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। इस रोग से बचाव करने के लिए ज़रूरी है कि जो रोग से ग्रसित पौधे हैं या टहनियाँ हैं उनको काट दे तथा उसमें 2% कॉपर सल्फेट का घोल बनाकर छिड़काव करें। इस तरीके से हम अपने नींबू के पौधों को रोग और कीड़ों से बचा सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला बिलासपुर के सुभाष चंद्र ने। आपने पार्थेनियम घास के समन्वित नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गाजर
घास का अपन बात करें तो गाजर घास का वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम हिस्टोफोरस। गाजर घास को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सफ़ेद टोपी है, छत्तक है, चांदनी है, गद्दी बूटी है आदि नामों से भी जाना जाता है। हमारे देश में ये 1955 में जो है दृष्टिगोचर हुआ था और इसमें जो होने के बाद ये विदेशी खरपतवार लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुकी है। प्रत्येक पौधा लगभग 10,000 से 25,000 अत्यंत सूक्ष्म बीज जो है पैदा कर सकता है। बीज गाजर घास के लगातार संपर्क में आने से मनुष्यों में डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, एलर्जी, बुखार, दमा आदि जैसी बीमारियां हो जाती है। किसान भाइयों, अभी आपने गाजर घास से होने वाले नुकसान के बारे में जाना और ये देखकर आप जान ही गए होंगे कि ये कितना हानिकारक पौधा है। इतना ही नहीं, ये घास बहुत तेजी से फैल रही है और इसका नियंत्रण करना केवल 1 या 2 किसानों के बस की बात नहीं है। इसके लिए सामूहिक रूप से सबको आगे आना होगा, तभी इस घास का उन्मूलन हो सकता है। तो आइए जानते हैं गाजर घास का उन्मूलन कैसे करना है। फूल आने से पूर्व इस खरपतवार को हाथों से यानी दस्ताने या प्लास्टिक की थैली पहनकर निरंतर जड़ सहित उखाड़ते रहना चाहिए। जिन क्षेत्रों में केसिया यूनिफ्लोरा अथवा केसिया के पौधे होते हैं वहीं गाजर घास कम देखी गई है, अतः समस्याग्रस्त क्षेत्रों में केसिया जाति के बीजों को डालने से खरपतवार कम पनपते हैं। अपन बायोलॉजिकल तरीके से बात करें, जैविक तरीके से बात करें तो बहुत सारे जो कीड़े हैं उसके द्वारा भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें कुछ बीटल्स होते हैं जो इसको खा के जो है इसकी वर्दी को चेक कर देते हैं और ये पौधा कमजोर होकर इसमें कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बनेगा तो पौधा जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और बीज नहीं बनेंगे। इस हिसाब से अलग अलग तरीकों से इसको जो है इंटीग्रेटेड इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जब ये घास बहुत बड़े पैमाने पर फैल गई हो और यांत्रिक व जैविक विधि से इसका नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब आप इसका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। फूल आने से पूर्व साधारण नमक को 20% घोल का छिड़काव उपयोगी रहता है। कृषि क्षेत्रों में फूल आने से पूर्व 2 से 5 किलोग्राम 2,4-D एस्टर का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। पैराक्वाट 0.1% व ग्लाइफोसेट 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के छिड़काव से भी नियंत्रण कर सकते हैं। कृषि क्षेत्रों में बुआई से पूर्व फसल के अनुसार एट्राजिन है, एलाक्लोर है, विटाक्लोर के उपयोग से संबंधित फसल में इसका नियंत्रण किया जा सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अरहर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के किसानों को कृषि सलाह। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत हैं। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आप सभी से होगी मुलाकात।